नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। एक बार फिर आ गए हैं हम, यानी मैं आपकी रेडियो फ्रेंड आरजे प्रिया और मैं आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब। तो लीजिए, हम हाजिर हैं सोमवार के दिन ठीक 11 बजे कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के 6ठे एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला प्रशिक्षण और विकास। ये श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। अंगभूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको इस कार्यक्रम श्रृंखला के पिछले यानी 5वें एपिसोड में दी गई जानकारी याद दिला दे। तो वो थी मंजूषा कला राह कामयाबी के बारे में, जिसमें स्वॉट एनालिसिस के द्वारा मंजूषा कला के स्ट्रेंथ यानी मजबूती, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी भविष्य के अवसर और थ्रेट यानी कला के लिए खतरे के बारे में चर्चा की गई थी। अगर आप उस एपिसोड को सुन नहीं पाए तो जाए हमारे YouTube चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल पर। वहां आपको मिलेगी कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश के अद्भुत धरोहर की प्लेलिस्ट, जिसमें आप एपिसोड 5 कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। पर अभी सुनिए कार्यक्रम का 6ठा एपिसोड यानी आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंजूषा कलाकार के कौशल विकास और ट्रेनिंग के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे मंजूषा कला से सजे नए कमर्शियल प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाने के बारे में। बिल्कुल मेहताब, आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इस कार्यक्रम श्रृंखला का। हमें कला के बेहतर अवसर को तलाशते हुए हर वर्ग के लोगों तक इस कला को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल प्रिया, पर क्या तुम्हें पता है भारतीय चित्रकारों की पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाखों डॉलर में बिकती है, लेकिन खुद भारत में ये तस्वीर कुछ अलग है। पिछले साल 11 मार्च को 1961 में VS गायतोंडे द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग एक नीलामी में 32 करोड़ 98 लाख रुपए में बिकी। ये अब तक का भारतीय पेंटिंग्स की नीलामी का रिकॉर्ड है। प्रिया, इतनी भारी रकम में कोई पेंटिंग खरीदता है, इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है मेहताब, बदलती दुनिया में कला अब केवल आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने की चीज नहीं रह गई है। कलाकृतियों में निवेश, चाहे फिर वे मूर्त रूप में हो या डिजिटल रूप में, का ट्रेंड चल पड़ा है। सोना, बॉन्ड्स, इक्विटी की तरह ही अब पेंटिंग्स, मूर्तियां और डिजिटल आर्ट भी निवेश का पोर्टफोलियो मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। प्रिया, अब आज के एपिसोड पर बात करते हैं। मंजूषा चित्रकला से जुड़े और जुड़ रहे नए कलाकारों में अगर संख्या की बात करें तो पुरुष और महिलाओं के अनुपात लगभग समान है, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है। राज्य सरकार की योजना के तहत अंग की लड़कियों, महिलाओं को उद्योग विभाग भागलपुर के द्वारा मंजूषा कला में हुनरमंद बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर इस कला को हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। तभी रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। बिल्कुल सही। पर मेहताब,
कोरोना वैश्विक महामारी में बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए अंगक्राफ्ट मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र, लोक सेवा संस्थान एवं कला सागर सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से ऑनलाइन चाइल्ड मंजूषा कला वर्कशॉप का आयोजन समय समय पर किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड के प्रतिभागी भाग भी ले रहे हैं। बच्चे प्रशिक्षण में बेहतर कर सकें, इसके लिए केंद्र की प्राचार्य सुमना के अलावा मंजूषा कलाकार मनोज पंडित बच्चों को स्वयं प्रशिक्षण दे रहे हैं। मनोज पंडित कहते हैं कि एक समय था जब मंजूषा कला के प्रति लोगों की रुचि नहीं थी, लेकिन अब इसके प्रति केवल अंग क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश व विदेशों में भी मंजूषा कला के प्रति रुझान बढ़ी है। बिल्कुल प्रिया, ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ हमें व्यापक तरीके से हमारी यंग जनरेशन को जागरूक करने के लिए किसी भी ऐसे माध्यम का उपयोग करना होगा जहां यूथ की पहुंच बड़े आराम से होती है। और जब हम युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि इस कला और इसके कलाकारों के कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण यानी अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में भी प्रयास किया जाए। हाँ मेहताब, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसके स्किल अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग से ही प्रोडक्ट में कमर्शियल अपील जनरेट कर सकते हैं ताकि इसे जन जन तक एक्सेप्टेंस मिल सके। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मंजूषा कलाकार से जिनका अब पूरा समय इस कला को ही समर्पित है। आप हैं श्रीमती उलूपी झा। इनकी आवाज आपने पहले के एपिसोड में भी सुनी है। आप सबको याद होगा मैम 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भी सम्मान पा चुकी हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के 6ठे एपिसोड मंजूषा कला प्रशिक्षण एवं विकास में। धन्यवाद। मैम, आपने काफी वक्त से इस कला से जुड़े कलाकारों को देखा है, खुद उन्हें ट्रेनिंग भी देती रही हैं। तो कितना जरूरी है कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण यानी स्किल अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग, और क्या कलाकारों को अपग्रेड एंड ट्रेन करने के लिए कोई वर्कशॉप बिहार सरकार या कोई अन्य संस्था ऑर्गेनाइज करती है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने देखा होगा विक्रमशिला जो भागलपुर से खुलती है दिल्ली तक जाती है, तो उस पर भी मंजूषा पेंटिंग किया गया है हमारे कलाकारों के द्वारा। हमने यहाँ भागलपुर में हवाई अड्डा हेलीपैड के चारों ओर बनाया है। जितने भी सरकारी ऑफिस उसमें बहुत सारे ऑफिस की दीवारों पर भी मंजूषा पेंटिंग किया गया है। हमारे खुद घर में भी है, दीवार पर हमने इस कहानी को उकेरा है। और यहाँ हमारे पटना में बिहार म्यूजियम है, उसके रीजनल आर्ट गैलरी में लगा हुआ है, बहुत बड़ा कैनवास है। तो हर चीज पर हम इसको ला सकते हैं। हमारी ये पेंटिंग मंजूषा कला शैली के रूप में विकसित है और उसका हम हर चीज पर प्रयोग करते हैं। ये स्किल अपग्रेडेशन जो है ये तो बहुत ही जरूरी है। हमें अपने आप को भी हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, है ना। और हमारी सरकार तो हमें मदद करती है। जैसे सर्वप्रथम तो यहाँ नाबार्ड ने हमें बहुत मदद किया इसमें। उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दिलवाया। दिशा ग्रामीण विकास मंच बैजानी है के थ्रू भी बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ। अभी जो वर्तमान में बिहार सरकार का उद्योग विभाग का जो ये है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में है, उस तरफ से हमारे कलाकारों को इस तरह का स्किल अपग्रेडेशन वाला ट्रेनिंग भी दिया जाता है। कई इस तरह का प्रशिक्षण हो चुका है, उसमें हम लोग सिलेक्शन करके उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। वर्कशॉप में हम ऐसे कैंडिडेट को लेते हैं जो पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और जो उन्होंने सीखा है उसमें कुछ नयापन लाने के लिए ही वर्कशॉप किया जाता है। उनको हम बताते हैं कि आपने जो सीखा है उसको कैसे आप नए डिजाइन में ढाल सकते हैं। जैसे कि हमारे मंजूषा कला में है बॉर्डर का महत्व होता है, ये हर एक लोक कला में होता है। तो उसी बॉर्डर को हम
मोटिव हम उसी से लेंगे, उस जो भी मंजूषा कला में हमने सिखाया है उनको, जो भी प्रशिक्षण उन्होंने लिया है, और उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ टैग करेंगे ताकि वो आकर्षक डिजाइन बन जाए। बस इसी का प्रशिक्षण हम लोग वर्कशॉप में देते हैं, उनसे करवाते हैं। सारी सामग्री जो है वो सरकार, हमारी बिहार सरकार के द्वारा होता है। वो कलाकारों को पर डे कुछ प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। हम हमेशा उनको बोलते हैं कि अपना स्किल डेवलपमेंट हमेशा करते रहिए, कुछ नया, हमेशा लोगों को कुछ नया चाहिए। जो आज से 10 दिन पहले नया था वो आज पुराना हो जाता है, तो उसको हमको मोटिव से छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन उसी को हम किस तरह से अरेंज करें ताकि हमारा ये आकर्षक लगे कोई भी प्रोडक्ट। मैम, आप हमें ये बताएं कि मंजूषा कला के उत्पाद श्रृंखला में नवीनता यानी इनोवेशन इन प्रोडक्ट रेंज की कितनी संभावनाएं हैं? जो नया हमें दिखता है इसके लिए हमें हमेशा नयापन देखना पड़ता है कि मार्केट में जो चीज़ आया उस पर हमारा मंजूषा पेंटिंग होगा या नहीं। यदि होगा फिर उसकी सुरक्षा भी कैसे होगी, उस पर भी थोड़ा सोचना पड़ता है। इसके लिए हमारा थिंकिंग प्लस स्किल, ये दोनों ही जरूरी होता है। हम जितने समर्पण की भावना से इसको करेंगे उतना ही वो प्रोडक्ट हमारा आकर्षक होगा। तो हमेशा आदमी को ये चाहिए कि क्या नया है, नया के ऊपर आदमी का आकर्षण ज़्यादा होता है। जैसे कि वाटर बोतल ही है ना, तो पहले का डिजाइन देखिए, अभी का डिजाइन देखिए। जैसे मोबाइल है तो अब मोबाइल भी कई तरह का होता है, छोटा बड़ा। जो स्मार्टफोन जिसको बोल रहे हैं उसका जो कवर होता है उस पर जब हम बनाते हैं तो हमारा ये नयापन आ गया इसमें, और इससे युवा वर्ग बहुत आकर्षित होते हैं। अरे ये हमारे क्षेत्र की कला है, इसमें हम क्यों न यही लें। बस यही तो हमारा उद्देश्य है। युवा ही तो देश का कर्णधार कौन होता है, युवा ही तो होता है। तो युवा पीढ़ी जब इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तब लगता है कि नहीं, इतना जो मेहनत करके इस कला को हम लोग बचा रहे हैं तो ये यदि भविष्य में भावी पीढ़ी के ऊपर डाल दें तभी वो आगे जा सकता है। अभी युवाओं ने खादी प्रोडक्ट को कितना डिजाइन वाला, पहले खादी का मतलब वही कुर्ता धोती होता था, लेकिन अब आप देखिए जितना डिजाइनदार खादी का कपड़ा बन रहा है वो सब युवाओं की ही तो सोच है। और अब डिजाइनर जो भी स्टूडेंट आते हैं वो अपने डिजाइन में मंजूषा को शामिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत अच्छा लगता है, ये जरूरी है। जैसे ये लुप्त होने के कगार पर थी हमारी कला, तो अब इतना तो जरूर विश्वास है कि ये लुप्त होगी ही नहीं, क्योंकि इसका भविष्य अब युवाओं के हाथ में चला गया है और युवा इसे सुरक्षित रखेंगे ही, इतना विश्वास है, हमारा दृढ़ विश्वास है। टेक्निकल युग हो गया है, टेक्निकल दुनिया है, हमारा डिजिटल जो इंडिया कहते हैं, तो डिजिटल इंडिया में सब कुछ तो डिजिटल हो गया है। आज की युवा पीढ़ी को केवल चाहिए कि कौन सा डिजाइन है, क्या सुंदर बना लेता है। और उसको चमड़े के प्रोडक्ट पर भी हमने देखा है, बच्चों ने डाला है। हमारे जितने भी कलाकार हैं उनसे हमारा यही कहना है कि वे अपने प्रोडक्ट को बाय हार्ट बनाए, एकदम दिल से बनाए, पूरे मनोयोग से बनाए। और हमारे प्रोडक्ट, हमारे इस मंजूषा कला में वो दम है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी कला लुप्त हो रही थी और हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया है, आप लोग भी अपनी इस धरोहर की, अपनी इस संस्कृति की रक्षा करें। और जो हमारे कलाकार हैं वो अपने स्किल को और अपनी थिंकिंग यानी अपनी सोच को नएपन में ढालते रहें और इस कला का प्रचार प्रसार करते रहें। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। मैम के जवाब में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का जिक्र आया है, तो आपको बताती चलूं कि बिहारी हस्तशिल्प के विभिन्न रूपों के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में की थी और संस्थान राज्य के सुस्त शिल्प की रक्षा करने का भी प्रयास करता है। संस्थान द्वारा अक्सर शिल्पकारों के कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन करता है।
आप इस संस्थान के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.umsas.org.in पर विजिट कर सकते हैं। 0612226482 संस्थान का फोन नंबर है। आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। बहरहाल एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं तो मंजूषा प्रोडक्ट में कमर्शियल अपील जनरेट करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग की काफी जरूरत है। ब्रश, पेंट, कैनवास, रॉ मटेरियल से लेकर हर वो चीज जो मंजूषा कला में इस्तेमाल होती है अपग्रेड करने की जरूरत है। और जहां तक प्रोडक्ट रेंज में इनोवेशन की बात है तो नई तकनीक के साथ युवा को जोड़ना होगा। युवा जुड़ेंगे तो नई सोच भी साथ साथ कला में जुड़ जाएगा और तब प्रोडक्ट रेंज में इनोवेशन होना तय है। साथ ही हमें मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड रिसर्चर के राय को भी ध्यान में रखना होगा। इस कला की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसे सीखना बहुत ही आसान है और इसलिए इसे कोई भी अपना सकता है। आज प्रोडक्टिविटी भी तो इसी पे डिपेंड करती है कि हम कितना नया सोच सकते हैं और कितना नया कर सकते हैं। नएपन की निरंतरता की अवधारणा अब एक कला धर्म ही नहीं, एक बाजार शर्त भी बनती जा रही है। मंजूषा कला को बाजार एवं नए जमाने के लोगों के लिए कैसे तैयार किया जाए ताकि कमर्शियल अपील दिखे? प्रिया, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे तो एक माध्यम हमें नजर आ रहा है, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यूथ आज अपने समय का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, तो इसका प्रयोग कर मंजूषा कला के तरफ युवा पीढ़ी को आकर्षित किया जा सकता है। इससे हमारी बात बड़े आराम से उन तक पहुंच जाएगी जहां तक हमारा फिजिकली जाना मुमकिन भी ना हो। बिल्कुल मेहताब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया की रीचिंग अभी सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टेबल है, पर इसके लिए भी हमें सोशल मीडिया के एक्सेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, और एक सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल प्रिया, एकदम सही कहा तुमने। इसलिए तो हमने एक ऐसे ही सोशल मीडिया एक्सपर्ट को शो पर आमंत्रित किया है। हम बात करने जा रहे हैं सुजीत कुमार लकी जी से। आप एक वेब प्रोफेशनल होने के अलावा लंबे वक्त से मंजूषा कला और कलाकार का कैसे उत्थान हो सके इसके लिए भी काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के 6ठे एपिसोड मंजूषा कला प्रशिक्षण और विकास में। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है, क्या हम सोशल मीडिया के थ्रू इस प्राचीन कला को युवा वर्ग तक पहुंचा सकते हैं? और इस महामारी के समय में ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके मदद से नए पुराने कलाकार को ट्रेंड किया जा सकता है, और इस कला के कमर्शियलाइजेशन से कितने सहमत हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रोफेशनल हूँ। रेडियो एक्टिव 90.4 FM का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। कई वर्षों तक डिजिटल क्षेत्र में कार्य करने के पश्चात अपने अंग क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंजूषा कला अंग क्षेत्र की धरोहर है। 2016 ईस्वी से इसके उत्थान के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जब इस कला के बारे में इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्च किया तो मुझे बहुत ही कम जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही अचरज हुई कि बिहार के लोग केवल मधुबनी कला को जानते हैं, लेकिन मंजूषा कला के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। यहाँ तक कि भागलपुर वासी भी इस कला के बारे में बहुत ही कम अवगत थे। मन में ख्याल आया कि इसके डिजिटल अवेयरनेस और प्रचार प्रसार की बहुत ही आवश्यकता है। मंजूषा गुरु मनोज पंडित जी के साथ मिलकर मैंने एक वर्कशॉप आयोजित किया, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को मंजूषा कला के ऊपर ट्रेनिंग दिया गया और मंजूषा कला की बारीकियों को मैंने भी सीखा। तब जाना कि इस कला में कितने बातें छुपी हुई है जो हम सभी को जानना चाहिए। मंजूषा कला से जुड़ी सारी जानकारी को मैंने डिजिटल कंटेंट के रूप में प्रदर्शित किया, जो manjusakala.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। लोग कभी भी कहीं से भी manjusakala.in वेबसाइट पर जाकर आप मंजूषा कला से जुड़ी सारी तथ्य जानकारी, मंजूषा कला का इतिहास, मंजूषा कला की बारीकियाँ, मंजूषा कला की चित्रकथा, मंजूषा कला के पेंटिंग, मंजूषा कला किस कथा पर आधारित है, उसके पात्र, रंगों की जानकारी, उनका महत्व, बहुत सारी जानकारियाँ मैंने इस वेबसाइट पर
प्रदर्शित की है। साथ ही साथ मैंने मंजूषा कला के विकिपीडिया पेज को भी एडिट कर मंजूषा कला की समस्त सूचनाओं को वहां पर डाला। सोशल मीडिया की जहां बात करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोरा, ब्लॉग के माध्यम से इस कला को विश्व पटल पर पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा लगातार किया जा रहा है और प्रयास मेरा जारी है कि लोगों तक इस कला के जानकारी लोगों तक समस्त रूप से पहुँचे। कोविड जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व के लिए चुनौती बन के आया। ऐसे समय में कलाकारों के लिए इंटरनेट टूल जैसे जूम, गूगल मीट आपस में जुड़ने का, कलाकारों को ट्रेनिंग प्रदान करने का बहुत मददगार है। जूम, गूगल मीट पर देश विदेश के लोगों के साथ वर्कशॉप का आयोजन भी हुआ है और बहुत सारे कलाकारों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया है। कलाकारों को आपस में समन्वय एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहिए, जहां वो कला से जुड़ी सूचनाओं को साझा करेंगे और एक दूसरे को अपडेट भी रखेंगे। इसके लिए ये ग्रुप बहुत ही मददगार साबित होंगे। कलाकारों के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। वे अपनी डिजाइन और कार्यों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल साइट्स पर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे तक लोगों को कला का प्रसार होगा और वे आपके कला से जुड़कर आपसे भी जुड़ेंगे और आप अपने उत्पादों को उन तक पहुंचा सकते। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की कुछ बारीकियां हैं जिसे समझना होगा, जैसे कि पोस्ट की टाइमिंग। सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक साइकोलॉजी है कि सही समय पर किया गया पोस्ट और उसके जो ऑडियंस की रीच होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं, जैसे कि हम ऑफिस से आते हैं, शाम के 9 बजे से 11 बजे तक हम अपना सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय देते हैं, तो उस समय की ऑडियंस रीच वो बहुत ही ज़्यादा होगी। हो सकता है कि 12 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक ऑडियंस की रीच कम हो या 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो ये बारीकियां हमें समझनी होगी सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को डालने समय। दूसरी बात, हैशटैग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सोशल मीडिया पर। आप जैसे मंजूषा कला के प्रमोशन के लिए हम लोग यूज करते हैं मंजूषा आर्ट, मेड इन बिहार, मेक इन बिहार, ब्रांड बिहार, हेरिटेज ऑफ हंग, इस तरह के हैशटैग सोशल मीडिया पर मंजूषा कला को एक वाइड रीच देते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। लोगों का जुड़ाव होता है कि हाँ, ये कला आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है, भागलपुर से जुड़ी हुई है, बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार का गौरव है। तो इस तरह के हैशटैग बहुत ही मायने रखती है। मैं खासकर कलाकारों एवं साथ साथ आंध्र प्रदेश के युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं वो सोशल साइट्स पर अपने आंध्र प्रदेश की कला का ब्रांड एम्बेसडर बने। वो इसके ब्रांडिंग का जिम्मा लें, पूरे विश्व को इस धरोहर से अवगत कराएं, इसकी झलकी दिखाएं कि ये कला हमारा गौरव है। आप सोशल मीडिया साइट्स पर जब भी मंजूषा कला से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने कलीग तक पहुंचाएं और बताएं कि देखिए ये हमारा गौरव है, ये हमारी विरासत है जिसे लोगों को जानना जरूरी है। जैसा कि मंजूषा गुरु मनोज पंडित जी कहते हैं, कला को कलाकार जिंदा रखते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कला को व्यावसायिक रूप देना चाहिए। साथ ही साथ व्यावसायिक रूप देने के साथ साथ ही कला के मूल स्वरूप को भी जिंदा रखने पर प्रयास हमारा रहना चाहिए कि व्यावसायिक रूप देने में कहीं हम कला के मूल स्वरूप को ही नष्ट ना कर दें। कमर्शलाइजेशन ऑफ आर्ट में हम ई कॉमर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जहां कलाकार अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। आज मंजूषा कला के कई उत्पाद हम देख सकते हैं में उपलब्ध हैं, जैसे कि पेंटिंग, पेन स्टैंड, होम डेकोर की वस्तुएं, वॉल हैंगिंग्स, साड़ी, चादर, दुपट्टा, छाता इत्यादि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मंजूषा कला से बनी हुई हैं। जय अंगिका, जय बिहार, धन्यवाद। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करने से पहले टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है आपकी पोस्ट। बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, अब तुम इसका पूरा ख्याल रखना और पोस्ट करने से पहले घड़ी जरूर देखना। अच्छा, तो घड़ी देख लेना। ठीक है, पक्का। ये बात भी बिल्कुल सच कही है सर ने कि आज के समय में ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक पर भी ना हो।
इसलिए हर प्लेटफॉर्म पर मंजूषा कला की पेज या अकाउंट बनाकर उसे एक्टिव रखना होगा। इस तरह हम लगातार मंजूषा कला के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हर व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। इन सब के अलावा एक और बात जो सर ने बताया कि कलाकारों को ऑनलाइन ग्रुप तैयार करना चाहिए। इससे एक तो रिश्ता गहरा होगा और एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और साथ ही एक दूसरे से अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर कर पाएंगे। नए कलाकारों को नई तकनीक का इस्तेमाल कर सिखाया जाए तो बहुत फायदेमंद होगा। जैसे जो कलाकार इस कोविड काल में अपने घर से ट्रेनिंग सेंटर तक नहीं जा सकते, उन्हें ऑनलाइन वीडियो मीटिंग ऐप, जूम, यूट्यूब या वीडियो कॉल के जरिए भी सिखाया जा सकता है। पूरी दुनिया अभी वर्क फ्रॉम होम पर टिकी है और काम भी कर रही है, तो मंजूषा कलाकार को भी इस तकनीक के जरिए ट्रेनिंग दिया जा सकता है। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। श्रोताओं, अब आइए आपको कुछ कलाकारों के विचार सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने मंजूषा कला की मूल संरचना यानी पारंपरिक मंजूषा को सुरक्षित रखते हुए इस कला के कमर्शियलाइजेशन यानी व्यवसायीकरण, इनोवेशन यानी नवीनीकरण और अपग्रेडेशन यानी उन्नयन पर काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। मैं एक मंजूषा कलाकार हूँ, यहीं भागलपुर की रहने वाली हूँ और मैं BHU से MA कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। मंजूषा कला से मैं पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। यह कला भागलपुर की पहचान है, यहाँ की धरोहर है और मैं यहाँ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर इस खास कार्यक्रम मंजूषा कला आंध्र प्रदेश की अद्भुत धरोहर में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। हम यहाँ आज मंजूषा कला की आधुनिकता पर बात करने वाले हैं। मंजूषा कला का आधुनिक रूप कैसा हो, इस पर चर्चा करने वाले हैं। पारंपरिक मंजूषा मनसा पूजा, विषहरी पूजा से आती है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मूर्ति पूजा के लिए, झांपी के लिए, बारी के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। शादी ब्याह यहीं तक सीमित थी। पर आधुनिक मंजूषा की अगर आप बात करें तो वो कहीं भी किसी भी स्थिति में पीछे नहीं है। पेंटिंग्स से लेकर के साड़ीज, दुपट्टा, स्टॉल्स, पेन स्टैंड्स, बुक मार्क्स, मास्क, मंजूषा मास्क जो आज इतने प्रचलन में है, हर जगह छाई हुई है मंजूषा। मंजूषा पेंटिंग्स जो है वो आधुनिकता में थीम बेस्ड हो चुकी है। इसके थीम पे हम लोग बच्चे खेलते हुए ईद, दीपावली, छठ पूजा, हर स्थिति को दर्शा सकते हैं। जहाँ तक बात आप पारंपरिक मंजूषा और आधुनिक मंजूषा के बीच हो रहे, चल रहे काफ़ी समय से विवाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि हमारे जो पारंपरिक वरिष्ठ कलाकार हैं, अगर आप उनकी बातें सुने, उनकी बातों पर गौर फरमाएं, तो उनका विरोध गलत नहीं है। उनका विरोध यह है कि आप कला को वह इज्जत नहीं दे पा रहे हैं जो उसे मिलनी चाहिए। हर जगह कॉमर्शियलाइजेशन के लिए बन रही है, यही है उनका पॉइंट। इस पॉइंट पे वह कहीं से भी गलत नहीं है। वह इसलिए क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मंजूषा को अगर आधुनिकता की तरफ बढ़ाने के लिए आपके शहर के पार्क पर, पार्क की दीवारों पर, सड़क की दीवारों पर अगर मंजूषा पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो वह लोग गंदा कर देते हैं या गंदा कर रहे हैं, और आपने देखी होगी ये चीज। तो यहाँ पर उनकी बात सच होती है, इस तरफ नहीं कि आप इसको कॉमर्शियलाइजेशन के लिए यूज करें, बल्कि वह बात यहाँ सच होती है कि इसको जो इज्जत मिलनी चाहिए इस कला को, वह नहीं मिल पा रही है। उसके विरोध में वह खड़े होते हैं। तो वहां पर यह जिम्मेदारी हम सबकी आती है
मेरी, आपकी, छोटे बच्चों की, बुजुर्गों की, हर एक इंसान की जो इंसान है सही मायने में, क्योंकि आप कहते हैं कि कला के बिना मनुष्य भी पशु के समान है। मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। यह बात यहाँ निकल के आती है कि आप मंजूषा पेंटिंग, चाहे वह मंदिर की दीवारों पर हो, मनसा पूजा के लिए प्रयोग की जाए, या फिर राह की दीवारों पर बनी हो, सड़कों पर बनी हो, पेन स्टैंड्स पर बनी हो, या ऑफिस की फाइल्स पर बनी हो, आप उतनी ही इज्जत उसे हर जगह दें, तो यह बात उठेगी ही नहीं कि उसकी इज्जत नहीं की जा रही है या उसकी आधुनिकता पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है। फिर जहां तक आप रंगों की क्वालिटी की बात करते हैं, तो धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा में आज भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल कलर्स का। लेकिन हम लोगों ने इसको कॉमर्शियलाइज करने के लिए, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए हम लोगों ने फैब्रिक कलर्स का यूज किया। अब आपका सवाल होगा क्यों? वो इसलिए ताकि यह टिकाऊ बने। आप अगर कोई भी चीज बाजार से खरीद कर लाते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये होता है कि क्या यह टिकाऊ होगा। तो हम लोगों ने इसको टिकाऊ बनाने के लिए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किया। कलर का इस्तेमाल किया, लेकिन शेड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि इसका फायदा हम सबको दिख रहा है। आज हर तरह के मटेरियल्स पर, हर तरह की चीज़ों पर पेंटिंग्स बन रही हैं और वह टिकाऊ हैं। लोगों का सवाल आता है कि क्या यह टिकाऊ है? हमारा जवाब है हाँ। तो इसका फायदा दिख रहा है हम सभी को। आगे पैकेजिंग और बॉर्डर लाइंस को भी अपग्रेड किया गया है, क्रिएटिव बनाया गया है। लेकिन अगर आप बॉर्डर को चेंज करने की बात करते हैं तो उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कारण उसकी खूबसूरती ही वह है। आप देखिए, लहरिया लहर को दर्शाता है। गंगा नदी के किनारे बसा आपका यह शहर लहरों के बीच में कितना खूबसूरत लगता है। बेलपत्र महादेव को अति प्रिय है। नेचुरल मोखा, सर्प की लड़ी इस कहानी से रिलेटेड है, इस कहानी से जुड़ा हुआ है यह सब बॉर्डर। अगर आप इसको चेंज करने की बात करते हैं, इसको बदलने की बात करते हैं, तो मंजूषा बदल जाएगी, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो हम कभी नहीं होने देंगे। चाहे कॉमर्शियलाइजेशन हो या ना, इसका अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। हमने इसके लिए स्ट्रगल किया है, सारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और इसको आधुनिकता के बाजार में, आधुनिक बाजार में लाने का प्रयास किया है, निरंतर कोशिश रही है। लेकिन इसके अस्तित्व के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। जहां तक कॉमर्शियलाइजेशन के फायदे की बात आप कहते हैं, तो यह कला पिछले 5 सालों में जितना मैंने देखा है, अपने आसपास जितना मैंने सुना है, बहुत आगे बढ़ रही है। मैं अगर आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं यूपी के, बंगाल के, जो इसमें खासी रुचि दिखा रहे हैं, जो मंजूषा महोत्सव का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरे बीएचयू के प्रोफेसर ने मुझसे मंजूषा पेंटिंग की बनी हुई दुपट्टे की मांग की थी और उन्हें यह पेंटिंग बहुत पसंद आई। आगे उन्होंने साड़ी की भी डिमांड की है। तो आप देख सकते हैं कि आधुनिकता का फायदा जरूर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आधुनिकता इसको आगे लेकर जा रही है और बिल्कुल लेके जाएगी। तो मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मंजूषा कला के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप पेंटिंग के शौकीन हैं, कला के शौकीन हैं, तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। और साथ ही साथ अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ उनका रुझान है, अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो मंजूषा कला उनके लिए एक वरदान साबित होगी। आप जान सकते हैं इस बात को कि आज देश के हर फैशन इंस्टीट्यूट में एक थीसिस की डिमांड होती है जो एक फोक आर्ट पे होना चाहिए। और अगर आप बिहार से हैं, भागलपुर से हैं, तो क्यों ना आप मंजूषा कला करें, क्यों ना आप अपनी कला को आगे बढ़ाएं, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और आपको अपनी कला को, अपने धरोहर को संजोने का, बढ़ावा देने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ मैं आगे ये कहना चाहती हूँ कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना का काफ़ी सराहनीय सहयोग रहा है मंजूषा कला को आगे बढ़ाने में। साथ ही साथ रिसेंटली
मंजूषा महोत्सव 2021 में यह घोषणा की गई है कि मंजूषा कला जो है वो EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के साथ करार किया है, समझौता किया है। इससे फायदा यह होगा आपको कि हमारी मंजूषा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे जाएगी। यहाँ के कारीगरों को और मौका मिलेगा और काम मिलेगा, आपकी कला और आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ दिल्ली हाट में हर तरह के एग्जीबिशंस में यह पेंटिंग जा रही है और लोगों ने काफी सराहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो कॉमर्शलाइजेशन की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आप इसको और आगे करने की बात करते हैं तो हम लोगों ने बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें बनाई है, बहुत ही वैरायटी बनाई है। आपकी ऑफिस पर्पस के लिए अगर आप देखते हैं तो एक प्रोफेशनल फाइल फोल्डर से लेकर पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, आपके ऑफिस की दीवारें जो एक नीरस दीवारें लगती हैं, आपके ऑफिस की, घर की दीवारें, उनको एक सजीव चित्रण दे सकता है ये पेंटिंग। एक ऑप्टिमिस्टिक, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है ये। साथ ही साथ इसको कॉलेज की, स्कूल्स की दीवारों पर, क्लासरूम्स में दे सकते हैं, क्लासरूम्स में बनवा सकते हैं, बच्चों से बनवा सकते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ उनमें ये मैसेज जाएगा कि ये हमारा आर्ट है, ये हमारा फोक आर्ट है, और यह वो बचपन से देखेंगे, सीखेंगे, उनमें एक रुचि पैदा होगी, तभी तो और डेवलप होगा यह। आशा है कि पारंपरिक मंजूषा और आधुनिक मंजूषा के इस वाद विवाद पे मैं अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाई होंगी। चलते चलते मैं यह कहना चाहूंगी कि छठ पर्व आ रहा है, छठ महापर्व आ रहा है, आस्था का महालोक पर्व जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मंजूषा की तरह। आप सब अपने परिवारों के साथ खुशियों के साथ इस पर्व को मनाएं। और आपके लिए मैं 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी। उगहे सूरज देव भैले भेनु सरवा, रख के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। बरती पुकारी देव दुनु कर जुड़वा, रख के रे बिरवा, पूजन के रे बिरवा हो। छठी मैया आप सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। बस इतना ही। और मैं आरजे मेहताब, आरजे प्रिया का धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर मुझे इस कार्यक्रम, खास कार्यक्रम में मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। शुक्रिया। नमस्कार, मैं पवन कुमार सागर। मैं पिछले 20 वर्षों से मंजूषा कला, पारंपरिक कला पे काम कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि रेडियो एक्टिव 90.4 FM मंजूषा कला पे कुछ बात रखने का मौका दिया है। अभी हम लोग एक मंजूषा क्राफ्ट नाम की कंपनी बना के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। बच्चियों को मंजूषा आर्ट के बारे में बताने का काम किया है और निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उसको व्यावसायिक से जोड़ने का काम किया है, जिससे कि लोग मंजूषा आर्ट सीखे, उसके बारे में जाने और वो सीख के वो रोजगार प्राप्त कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ ऑफ एंगल जो हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे भी लोग जाके ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। पहले का जनरेशन में मंजूषा कला के प्रति उतना रुचि नहीं था, लेकिन आज जो है युवा पीढ़ी जो है उसको भी हम लोग किस तरह से मंजूषा के प्रति उसका रुझान बढ़ाए, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कर क्या रहे हैं कि अपैरल सेक्शन है, जैसे कि लेडीज़ का गारमेंट है, कैसे हम उस पर डिजाइन करें, मंजूषा आर्ट करें कि लोग को आकर्षित करें और वो उसको यूज करें। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि घर में जितने भी सजाने का सामान होता है उस पर हम लोग बना रहे हैं। चाहे मंजूषा आर्ट का पेन स्टैंड है, मंजूषा आर्ट का टी कोस्टर है, मंजूषा आर्ट का वॉल हैंगिंग है। आजकल हम लोग जूट बैग में बना रहे हैं। भागलपुर का सिल्क फेमस है, तो हम लोग सिल्क पे फोकस कर रहे हैं कि सिल्क का जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे कि कुर्ता है, कुर्ती है, दुपट्टा है,
साड़ी है, बंडी है, तो ये सब पे हम लोग मंजूषा आर्ट का ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि लोग को ज़्यादा लगे भी नहीं और वो यूज कर सके। मंजूषा कला जो है पारंपरिक कला है, इसमें कलर का बॉन्डेशन है, कुछ डिजाइन का बॉन्डेशन है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं कि उसी दायरे में रहते हुए डिजाइन को भी डेवलप कर रहे हैं और लोग को आकर्षित करने का भी काम कर रहे हैं कि एक तरफ हमारा जो पारंपरिक कला है उससे भी छेड़छाड़ नहीं हो सके, और दूसरा एक हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जिससे कि लोग को पसंद भी आए और लोग अधिक से अधिक वो प्रोडक्ट को खरीदे और उसको यूज करें। और ये भी कहना चाहेंगे कि भागलपुर के जो भी लोग बिहार या बिहार के बाहर हैं, उनके यहाँ अगर कोई गेस्ट आते हैं, जैसे कि बिहार में जानते हैं कि गेस्ट का बहुत सम्मान किया जाता है, मंजूषा का कुछ भी प्रोडक्ट उनको गिफ्ट करें और वो मंजूषा आर्ट के बारे में बताएं, तो ये होगा क्या और लोगों तक जानने का काम करेगा, लोग इसको पहचानेंगे और इसकी जो भी कहानियां हैं वो एक दूसरे में पहुंचेंगे। मेरा मानना है कि जो मंजूषा कला पारंपरिक कला है, जो उसकी आत्मा है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए भी हम लोग मंजूषा आर्ट को आगे बढ़ाएं। नई पीढ़ी है उसको हम लोग बताएं कि ये हमारी परंपरा किस प्रकार से है और मंजूषा आर्ट को लोग अधिक से अधिक जाने। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद FM रेडियो 90.4 FM का कि मुझे मौका दिया बोलने के लिए। मेरा नाम एकता सागर है और मैं भी एक मंजूषा कलाकार हूँ, बल्कि एक युवा मंजूषा कलाकार हूँ। मंजूषा का जो डिज़ाइन है, जो 5 बॉर्डर है मुख्य, मेरे हिसाब से तो वो एकदम परफेक्ट है, वही होना चाहिए, लेकिन उसमें और भी विस्तार हो सकता है। वो 5 बॉर्डर को ही और हम लोग विस्तार करके बना सकते, जिससे कि वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे देखने में और लोग जो है आकर्षित हो उसको देख करके। उसका 3 रंग ही जो है बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा और डिज़ाइन का विस्तार होना चाहिए। जो युवा कलाकार हैं वो बाहर बहुत घूमते फिरते हैं, बहुत तरह का डिज़ाइन देखते हैं, तो वो लोग जो है वो 5 डिज़ाइन जो है, 5 वो बॉर्डर है, उसी का और भी अच्छे से विस्तार करके और भी अच्छे से बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से मंजूषा को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि अभी सामानों में बन रहा है, वैसे ही और भी ज़्यादा प्रोडक्ट आने चाहिए जिसमें कि मंजूषा बनाए। जैसे कि अभी देखते हैं मधुबनी में साड़ी का प्रिंटिंग होता है, वो बहुत ही अच्छे दामों में बिकता भी है और बहुत पॉपुलर भी है, तो वैसे ही ना मंजूषा का भी होना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाँ ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इससे वो लोग भी जानेंगे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है। और हमें मंजूषा में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है कि नारी किसी पुरुष से कम नहीं है, और रंग का जो है कि वो प्रेम, समृद्धि और विकास का है प्रतीक है। धन्यवाद। मैं कौशल किशोर, डायरेक्टर ऑफ एंगल प्राइवेट लिमिटेड। मंजूषा कला जो अंग प्रदेश की अमूल्य धरोहर है, इन कला को एक पर्व त्यौहार तक ना सीमित रखकर इसे एक लोक चित्रकला के रूप में जनमानस तक पहुंचाने और इस कला में नए नए शोध, इसके मूल रूप को परिवर्तित किए बिना करने का काम कुछ लोगों ने किया है, जिसमें एक प्रख्यात व्यक्ति मंजूषा गुरु श्री मनोज कुमार पंडित जी का अहम योगदान रहा है, जो आज भी निरंतर जारी है। हम लोगों ने भी गुरु जी के इस सकारात्मक सोच को आगे ले जाने का प्रयास किया है। जब तक आप समय के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी या मौजूदा पीढ़ी इसके सोच, इनके तौर तरीकों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, उन्हें अपनी सभ्यता या संस्कृति से रूबरू या उनसे परिचित कराने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अतः हमने गुरुजी के निर्देश एवं हमारी कंपनी ऑफ एंगल, जिसका अर्थ ही है एक अलग नज़रिया, एक आज की पीढ़ी की टीम है जिसमें काफ़ी प्रोफेशनल और कुछ नया करने का जुनून रखता है, काफ़ी प्रयासरत है। मंजूषा कला हो या कोई भी लोक कला, आप जब तक इस कला को दीवारों तक ना सीमित रखकर उन्हें डेली यूजेबल प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं, तो इसके प्रचार प्रसार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डेली यूजेबल प्रोडक्ट में लोक कला को लाने का फ़ायदा ये होता है कि लोग उस कला से रोज़ रूबरू होते हैं और उनके दिलो जहन में बैठ जाता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, उनके आधुनिक डिज़ाइन पर हम लोगों ने निरंतर काम किया है।
और आने वाले समय में उम्मीद है कि इनके मूल रूप और रंगों को बिना परिवर्तित किए हम कुछ नए पैटर्न्स, डिज़ाइन, प्रोडक्ट लाने वाले हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और लोग इस कला को अपने दिलों में जगह देंगे, जो हमारे गुरुजी का सपना रहा। धन्यवाद। मेरा नाम सुमना है। मैं मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र की प्रिंसिपल हूँ। मंजूषा एक लोक कला है। मंजूषा बिहुला बाला लेखंदर के कहानी के आधार पर ही पेंटिंग किया जाता है। इसमें 3 रंगों का ही प्रयोग होता है, पीला, गुलाबी और हरा। इसमें बॉर्डर की ज़्यादा प्रधानता है और पहले हम लोग तो होली के रंग से ही बनाया करते थे पेंटिंग। अब जब धीरे धीरे पॉपुलर हुए तब हम लोग फैब्रिक रंग से काम करने लगे। उसके बाद पहले पेपर पे ही करते थे, उसके बाद हम लोग कपड़े पे काम करने लगे और उसके बाद तो मिट्टी के बर्तन पे, जैसे कि मग हुआ, गिलास हुआ, थाली सेट हुआ, यही सब। मेरा मानना है कि मंजूषा पेंटिंग एक लोक कला है। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। फिर भी व्यावसायिक दृष्टि से इसमें कुछ प्रयोग किया जा सकता है, पर कला की आत्मा को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। बहुत ही खास बात निकल के आई इस डिबेट से कि सृजनात्मक इम्तिहान तो जो है सो है, अब बाजार में बने रहने या बाजार में बिकने लायक हो पाने का कड़ा इम्तिहान भी है। कला जगत में इधर जो प्रयोग दिख रहे हैं उनमें रचनात्मक संवेग से ज्यादा एक दबाव ज्यादा दिखता है। नहीं बिकेंगे तो क्या होगा? एक लिहाज से ये चिंता स्वाभाविक भी है, इसलिए इस कला को 2 भागों में बांटा जाए। एक ट्रेडिशनल रूप जिसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान और पूजा वगैरह में परंपरागत तरीके को ध्यान में रखकर किया जाए, और दूसरी तरफ इस कला के व्यवसायिक नजरिए की बात करें तो इस कला के मटेरियल, कैनवास, रंगों की क्वालिटी, पैकेजिंग और बॉर्डर लाइंस को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से अपग्रेड किया जाए ताकि मंजूषा कला का इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और कलाकारों के लिए ये आय का एक जरिया। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि हम आपसे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले 3 सबसे तेज स्मार्ट श्रोताओं का नाम बताएं। सवाल जो हमने पूछा था वो ये था कि भागलपुर से जाने वाली कौन सी ट्रेन की बोगियों पर लोक कला मंजूषा की पेंटिंग की गई है। आपके ऑप्शन थे: ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विक्रमशिला एक्सप्रेस, ऑप्शन सी नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस। सही उत्तर है ऑप्शन बी। जी हाँ, विक्रमशिला एक्सप्रेस ही वो ट्रेन है जिसके बोगियों में मंजूषा की पेंटिंग की गई है। तो आप 3 जिन्होंने सबसे तेज जवाब दिया है, आपके नाम है मोहम्मद ग्यासुद्दीन, बरपुरा भीकनपुर भागलपुर से, शबाना नाज कुप्पा घाट भागलपुर से और अमन सागर रेलवे कॉलोनी भागलपुर से। आप तीनों का सबसे तेज जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों के अलावा कुछ और श्रोताओं ने भी हमें जवाब भेजे थे। आंचल कुमारी तिलका मांझी भागलपुर से, अभिषेक कुमार मोहद्दीनगर भागलपुर से, अमित पोद्दार नौगछिया भागलपुर से, कुमारी भारती ने हमें चंपानगर नाथनगर से मैसेज किया है, और है शुभम कुमार बड़ी हसनगंज मीरजानहाट भागलपुर से। इन्होंने लिखा है, आपका शो खास करके ये मंजूषा कला का सारा एपिसोड काफी जबरदस्त है। वेरी नाइस, थैंक यू शुभम। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपको देता है एक आकर्षक गिफ्ट जो हमारे स्टूडियो में आकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उन श्रोताओं में से हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाए या फिर आपका जवाब गलत था, तो कोई बात नहीं, आपको आज भी मौका मिल रहा है। आप आज के सवाल का सही जवाब देकर जीत सकते हैं गिफ्ट आइटम। तो अगर आपने हमारे इस एपिसोड को पूरा और ध्यान से सुना है तो इस खास एपिसोड में यानी 6ठे एपिसोड मंजूषा कला प्रशिक्षण और विकास में दी गई जानकारी पर आधारित एक सवाल सुनिए और जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल है, बिहारी हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं,
बिहारी हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार द्वारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1954 यानी 1954, ऑप्शन बी 1955 यानी 1955 और ऑप्शन सी 1956 यानी 1956। अपने जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। अपने नाम और पता के साथ सही विकल्प का चुनाव कर भेज दीजिए हमें, और सही जवाब भेजने वाले पहले 3 स्मार्ट श्रोताओं का नाम हम लेंगे अगले एपिसोड में, और साथ ही हकदार होंगे एक आकर्षक उपहार का। इसके अलावा आज के एपिसोड में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। आपके संदेश को हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। श्रोताओ, बिना अपग्रेडेशन और इनोवेटिव आइडियाज के क्वालिटी और प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई उद्योग हो या कला, बदलते समय के साथ हर चीज को बदलना पड़ता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अपग्रेडेशन के समय ये ध्यान रखना होगा कि इस कला की मूल संरचना में कोई बदलाव ना आ जाए। इसलिए इस कला से जुड़े कलाकारों की आर्थिक स्थिति को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए इस मंजूषा कला के 2 अलग प्रकार बनाकर आगे बढ़ना होगा। एक होगा परंपरागत मंजूषा चित्रकला और दूसरी होगी व्यावसायिक मंजूषा कला। इससे इस कला से सजे सामानों की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कलाकारों की आय भी बढ़ेगी। नए कलाकारों में बिहार के सुबोध गुप्ता का नाम टॉप 10 भारतीय कलाकारों में शुमार है। अपनी विशिष्ट कलाओं और स्टील के बर्तनों की छवियों से नया काम रचने वाले गुप्ता को भी मुंह मांगा दाम मिल रहा है। हमें आशा है कि ये बदलाव हम बहुत जल्द देखेंगे। पर दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बाजार को रिझाने के लिए कला तरतीबें बदलनी होंगी? क्या कला को बाजार के दबाव और मांग के आगे झुकना होगा? क्या कला में सृजनात्मक स्ट्रोक्स, लाइंस, रंग और टेक्सचर बाजार के हवाले हो जाएंगे? इन सारे मुद्दों पर बात होगी कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर के 7वें एपिसोड में। तो सुनना ना भूलें आपके अपने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और आरजे प्रिया के साथ यूनेस्को, सिमका, स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। रंजक हटाएगे माता के नागा कटियल धकेल रे भाला रंजक हटाएगे माता के नागा कटियल धकेल माया। लोहा बासा घर रे नागा रे ऐठा जूठा जे लगा रे भाला लोहा बासा घर रे नागा ऐठा जूठा जे लगा रे माया। सिर होना रे छेले देवा दूध के राजे कटोरी रे भाला बाला के सिर होना रे छेले दूध के रोजे कटोरी माया। नागा रे बोला तो जे लगा ले रे भाला दूध
सवेरे दैवारे बाला लखिंदर रे बाला मना कम सवेरे दैवारे बाला लखिंदर माया बाला ऐसा सुंदर बाला रे दैवारे हाँ मनाई रे डंसा रे माया ऐसा सुंदर बाला रे दैवारे हाँ मनाई रे डंसा रे बाला तू दवा के सरियत रे दैवारे चांदो का रे दिया रे माँ अरे दैवा तू दवा के सरियत रे दैवारे चांदो का रे दिया बाला तोला तोला गाली है माता मैना देवी भी सहारी माया कौना तो को पंधारे बाला कौना तो को पंधारे नागारे तो हराज चढ़ा लो रे बाला कौना तो को पंधारे नागारे तो हराज चढ़ा लो माया चांदवा देखा तोरे नागारे मारिका देखा तोरे अला चांदवा देखा तोरे नागारे मारिका देखा तो माया अंग भूमि की है कथा सबसे है ये पवित्र कथा अंग धरा का गौरव है ये अद्भुत है ये चित्र कथा मंजूषा कला मंजूषा कला मंजूषा कला मंजूषा कला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। इट्स योर वॉइस।